पूरे संसार को अगर देखना हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कोई साधन नहीं है। बाकी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या और किसी रिलीजन की हम बात करें तो वहाँ पर इसका हमें सिग्निफिकेंट रोल नहीं दिखाई देता। नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कभी ऐसा नहीं कहा कि इससे इंडिया में ही काम करेगा। क्या कुंडली में चीट करने की टेंडेंसी पहले से लिखी हुई होती है? चीट करने का योग बिल्कुल होता है अगर शुक्र का कहीं ना कहीं एफ्लेक्टेड हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बार बार या तो ब्रेक कराएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि 2026 कपल्स के लिए ब्रेकअप्स का साल होगा या न्यू सोलमेट मिलने का? जिनकी कुंडली में चंद्र और मंगल की युति होती है वो भी एक तरीके से काफी अच्छा धन योग है। तो मंगल की जो नेचर है ना वो थोड़ा अग्रेशन है। गुरु जो है लगभग जून के महीने में फिर से कर्क राशि में जाएंगे। क्या किसी की कुंडली में ये लिखा होता है कि वो जिंदगी भर एक एम्प्लॉय बनकर रहेगा या वो कभी बॉस भी बन सकता है? अगर मैं जवाब दूं तो सबसे पहली राशि है मिथुन। सो बीइंग अ ब्राह्मण आपको ये बहुत हर्ट हुआ कि यार मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेदों का ही एक अंग है। कैसे मंगल दोष की वजह से किसी की मैरिज खराब होती है। कहते हैं जो दिखाई दे वो घटना है और जो पहले से लिखा हो वो विधान। एंड दिस विधान कैन ओनली बी डिकोडेड बाय द डिवाइन साइंस ऑफ वैदिक ज्योतिष। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक डिवाइन टूल पर पॉडकास्ट। एक ऐसा पॉडकास्ट जिससे आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, कार्मिक साइंस को, रिपीटिंग पैटर्न्स को समझने में हेल्प ले सकते हैं। सो गेट रेडी बिकॉज हम आज आपकी लाइफ के हिडन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ स्टार, प्लैनेट एंड डेस्टिनी। वेलकम करते हैं आज के हमारे मेहमान का, जो कि है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर ललित शर्मा जी। सो ललित शर्मा जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? तो मैं एकदम बढ़िया ललित जी। तो जैसा मैंने कहा हमारे व्यूअर्स को कि आज उनकी लाइफ के हम सारे हिडन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप ये बताइए क्या है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है? जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि वैदिक, क्योंकि ये वेदों से निकला हुआ एक अंश है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेदों का ही एक अंग है। हमारी जितनी भी वैदिक शिक्षाएं हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो वास्तु हो, इन सभी में एक वेद पुरुष या फिर एक पुरुष की संज्ञा दी गई है। अगर हम देखेंगे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वेदों का जो वेद पुरुष है, वेद पुरुष के 6 अंग हैं। तो वेद पुरुष के जो 6 अंग है उसमें नेत्र को वैदिक ज्योतिष की संज्ञा दी गई है। अच्छा। अगर नेत्र ही नहीं होंगे किसी पुरुष के अंदर तो कैसे संसार को दिखेगा? तो इतनी खूबसूरती से जब वेदों ने ज्योतिष को नेत्रों की संज्ञा दी गई है, बिना नेत्र के सृष्टि को जानना असंभव सही है। तो वैदिक ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र है और वेदों का अंग है ये। तो इस कारण से वैदिक ज्योतिष बहुत ही गूढ़ रहस्य से जुड़ा हुआ है। तो जैसा हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से जुड़ी हुई दिखती है। बाकी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या और किसी रिलीजन की हम बात करें तो वहां पर इसका हमें सिग्निफिकेंट रोल नहीं दिखाई देता। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें डीप लेवल पे समझाने की कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक हिंदुइज्म वाले लोगों के लिए फॉलो करने की चीज है या सब लोगों के लिए ये एक तरह से काम करती है? नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कभी ऐसा नहीं कहा कि इससे इंडिया में ही काम करेगा या फिर किसी पाकिस्तान में काम करेगा या किसी पर्टिकुलर कंट्री में काम करेगा, क्योंकि वेद काल की जो रचना है वो बहुत पहले से हो चुकी थी। जब वेदों में तो ऐसे भी लिखा गया है कि वेद जब से स्टार्ट हुए तो उसका अभी तक ये नहीं पता है कि कब से आरंभ हुए और किसने इसको लिखा। वेद को अपौरुषीय बोलते हैं। तो जिसका यही नहीं पता है कि किसने लिखा और कब लिखा, तो इसका मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जब से ही शुरू है और इसलिए इस पूरे संसार को अगर देखना हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता। तो ललित जी, आप ये बताइए कि आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ किस तरह से इंक्लिनेशन हुआ और आप अपनी जर्नी को थोड़ा हमारे व्यूअर्स को डिफाइन करें कि क्या आपकी जर्नी रही? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी आप लोगों की तरह एक नौकरी करता था और वहाँ मेरी नौकरी के दौरान एक आर्टिस्ट थे। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था और एक आर्टिस्ट थे। तो आर्टिस्ट ने मेरे को, वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने मुझसे आके पूछा कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आज कौन सी तिथि है। और जनरली मुझे उस समय तिथि का मालूम नहीं था, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। ये बात है अराउंड 2011 या 12 की। अच्छा। तो मुझे ज्ञात नहीं था उसका। तो मैंने इस बात को बड़ा मजाक में लिया। तो उसने बोला कि यार, आप अगर ये ब्राह्मण हो के अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए मतलब एक गिरावट की बात। तो फिर
मैंने उसी दिन से ठान लिया कि यार कुछ ऐसा तो करना है जिससे अपने आप में शर्म ना आए बताने में कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए नहीं, संसार के लिए क्या कर सकते सो बीइंग अ ब्राह्मण आपको ये बहुत हर्ट हुआ कि यार मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है? हैं। मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो इसलिए फिर मैं पहुंच गया दिल्ली में स्थित भारतीय विद्या भवन। और ये बात है करीब जुलाई 2013 की। 1 डेढ़ साल के बाद जब मैं 2013 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ज्योतिष की, तो वहाँ मैं सबसे पहले एक उनकी जैसे ज्योतिष की जब कक्षा आरंभ होती है, तो वहाँ पर मेरे गुरुवर के.एन. राव, कोटम राजी नारायण राव नाम है उनका। तो उनकी पहली क्लास थी जो कि कर्म थ्योरी पे थी, कर्म सिद्धांत की क्लास दे रहे थे वो। तो उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई गोमती नाम की महिला की, महाभारत के अंदर की। मतलब ऐसा लग रहा था कि जमीन पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कहाँ थे और कहाँ आ गए। अच्छा। तो वो कहानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी मेरे लिए। और उसके बाद से मैं ज्योतिष से ऐसे जुड़ा कि बस नौकरी के साथ-साथ मैंने इस विद्या को पूरा किया। और वहाँ से ज्योतिष अलंकार और आचार्य करने के बाद मैंने राव सर के साथ रिसर्च करने का भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, और मैं इनका आभार देता हूँ मैं आज भी उनका। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। इसके बाद भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। नौकरी के साथ-साथ मेरे पास नौकरी में बहुत से लोग पूछने आते थे। मैं अपनी सीट पे बैठता था, तो जैसे कई लड़का-लड़कियों को पता लग गया था कि ये ज्योतिष करते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछने आते थे, तो मैं उनको समय-समय पर ज्योतिष के मार्गदर्शन देता रहा। और लर्निंग रही बहुत। एक सबसे पहली बात ये होती है, जब आप ज्योतिष नया-नया सीखते हो ना, तो बहुत सारे प्रिंसिपल अप्लाई करते हो ज्योतिष के, कि ऐसे नहीं तो ऐसे लगाऊँगा, ऐसे नहीं तो ऐसे लगाऊँगा, हर तरह के योग लगाते हो सारे। तो उससे ज्योतिष और निखरता है। जी। शुरुआत में बड़ा डर लगता है कि कैसे प्रिडिक्ट करूं, कैसे वो पूछेगा, क्या जवाब दूं, डर लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से गलतियां ही इंसान को सिखाती हैं। जी। और गलतियां भी हुई, और गलतियों ने मुझे सिखाया कि नहीं, ऐसे नहीं, इस चीज को और समय देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। वहीं से मेरी ये नींव शुरू हुई। नींव यहाँ नहीं खत्म हुई, मेरे को फिर ज्योतिष में और ज़्यादा जिज्ञासा हुई, और मैं पहुँच गया उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने अपना मास्टर इन ज्योतिष कंप्लीट किया। और मास्टर इन ज्योतिष कंप्लीट करने के बाद मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, खास तौर से एमए की भी पुस्तकें पढ़ी, और बहुत कुछ सीखा उसमें। और मतलब इतनी गहराइयों तक सीखा कि मतलब सिर्फ ज्योतिष को, जो आजकल के समाज में हम सिर्फ रंग क्या होगा या फिर किस तरह की गाड़ी लें, कैसा लें, सिर्फ ये नहीं है। हमारे जैसे कि एक राजस्थान में एक राजा थे जिनका नाम है सवाई जय सिंह। उन्होंने, वो ज्योतिष के इतने बड़े प्रेमी थे, उन्होंने वहां पर जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जंतर मंतर, जिसे आप जानते हैं दिल्ली में भी एक जंतर मंतर स्थित है, उससे बिना किसी कैलकुलेटर के आप सारे ग्रहों का, मतलब वहां पर कौन सी राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, और बिना किसी यंत्रों के माध्यम से आप कुंडली बना सकते हैं। अच्छा। ये तो आप बिल्कुल सलाम है उन राजाओं को जिन्होंने ज्योतिष की परंपराओं को बिल्कुल जीवित रखा। और मैं जब वो किताबें पढ़ रहा था, तो मतलब अचानक से मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना जुनून रहा होगा कि पूरे विदेश तक के लोगों को उन्होंने बुला के सारे यंत्रों का निर्माण कराया। सो आज का हमने ये पॉडकास्ट कई सेगमेंट में डिवाइड किया है, जैसे कि लव लाइफ, मनी अट्रैक्शन और करियर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोगों की लव लाइफ बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, पूछिए आप। क्या कुंडली में चीट करने की टेंडेंसी पहले से लिखी हुई होती है? सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने इस दौरान कुछ ऐप्स पे भी काम किया, सिर्फ अपनी अभ्यास के लिए किया कि कैसा अभ्यास है, किस तरह के ज्योतिष को, क्योंकि जितना अभ्यास होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना ज़्यादा अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। जी। तो मैंने देखा कि जो आजकल की ऑडियंस है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनके क्वेश्चन लव एंड रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आते हैं। जी। करियर ओरिएंटेड पूछते हैं, लेकिन उनका सबसे पहला क्वेश्चन उनकी लव लाइफ से रिलेटेड रहता है। जिंदगी बसानी है उसको, इसलिए। तो फिर सेकंड क्वेश्चन होता है उनका करियर से रिलेटेड, और फिर थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो अपने माता-पिता से संबंधित क्वेश्चन करता है। तो ये जो लव लाइफ का जो आपने पूछा, चीट करने का योग बिल्कुल होता है। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं हमारे, तो जो द्वादश भाव होता है, वो द्वादश भाव होता है मिस्ट्री का। उसमें प्राइमरी जो होता है ना, जिस सीक्रेट अफेयर, वो वहीं होते हैं। अच्छा। और वही बेड प्लेजर भी है, शयन सुख के नाम से उसे हम जानते हैं। तो जिसकी कुंडली में जो द्वादश भाव में कुछ ऐसे पीड़ित ग्रह बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपाने जैसी टेंडेंसी और या फिर क्वालिटी अपने आप आएगी। और ये तो हो गया भाव। उसी के साथ एक पैरेलल भाव होता है जो उसके साथ काम करता है, जिसका नाम है अष्टम भाव।
अष्टम भाव भी छुपे हुए और गुप्त रहस्यों को प्रकट करता है। अच्छा। तो अष्टम भाव जैसे कि कुंडली में जब भी अष्टम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चीजों को छुपाता है। ये तो हो गया भाव, लेकिन इसके साथ साथ में कौन सा ऐसा ग्रह है जो सपोर्ट करता है छुपाने की व्यक्ति को? तो हर ग्रहों का एक नेचर है जिसको हम उसके कारकत्वों के नाम से जानते हैं। तो राहु का जो नेचर है वो छुपाने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राहु ने छुप करके लाइन में लग करके मतलब देवताओं का वेश धारण करके अमृत का पान कर लिया था। आप सभी लोगों को याद होगा। इसका मतलब छुपाने जैसी टेंडेंसी राहु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो और राहु माया है, वो गुप्त रहस्य को इतना अच्छे तरीके से जानता है। तो बेसिकली राहु के साथ में जब शुक्र बैठता है और और ये बिल्कुल क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कि तो राहु क्या करता है, शुक्र की सारी एनर्जी को ग्रैप्स कर लेता है। और अच्छा। हाँ बिल्कुल, और वो ग्रैप करने के कारण शुक्र के कारकत्वों को थोड़ा सा वो मतलब एक तरीके से खत्म कर लेता है। तो इस स्थिति में देखा गया ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई टेंडेंसीज काम आती है। और दूसरा, सप्तम भाव जो होता है वो आपके जीवन साथी का होता है और शादी का विवाह का होता है। जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, फिर से कहीं ना कहीं छुपे हुए रहस्य सामने प्रकट होते हैं। तो ये कुछ योग हैं जो मतलब बिल्कुल इस तरह की चीटिंग वाली चीजें सामने आती है। मैं कई बार देखता हूँ कि मतलब कि लोग इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटली करते हैं। और दूसरा, कुंडली में चंद्रमा है जो आपकी मेंटलिटी को दर्शाता है। चंद्रमा का कमजोर होना भी एक तरीके की इन सब चीजों को मतलब काउंट कर लेता है। जो लोग बार बार ब्रेकअप फेस करते हैं उनके चार्ट में कौन से ग्रह या कौन सी चीजें कॉमन होती हैं जिनके कारण ये होता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन का कारक भी है और मतलब लव अफेयर को भी मतलब रिप्रेजेंट करता है शुक्र। अगर शुक्र का कहीं ना कहीं एफ्लेक्टेड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बार बार या तो ब्रेक हो कराएगा या फिर उसको लॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तीसरी प्लैनेट है कि जुपिटर, जो एक तरीके से गंगा जल का काम करता है। अगर किसी की कुंडली में लव एंड रिलेशनशिप के लिए और विवाह के लिए अगर जुपिटर यानी गंगा जल का आशीर्वाद प्रदान है तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को बैलेंस भी कर लेता है व्यक्ति। वो चाहता है कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में आऊं तो मैं एक लॉन्ग एसोसिएशन के लिए जुड़ूं। तो अभी ये सीजन, शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो क्या आप किसी की कुंडली देख करके ये बता सकते हैं कि उसकी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज विद 100% क्लियरिटी? देखो 100% क्लैरिटी तो मैं इसमें नहीं दूंगा। लव लव मैरिज या अरेंज मैरिज में 100% क्लैरिटी तो मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। 70 to 80% अगर हम देखेंगे तो एक एग्जाम्पल 70 to 80% हम बता सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये बेसिकली 3 कारणों पे डिपेंड करता है। तो इसमें 3 कारण क्या है? सबसे पहला फ्री विल, कि लोगों के पास क्या होता है कि मतलब कभी कभी जरूरतें ऐसी होती हैं लोगों की कि वो अपनी मर्जी से मैरिज को खिसका भी देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मैरिज से वो लव मैरिज कर ही नहीं पाते। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट था, उसकी कुंडली में लव मैरिज का पूरा पूरा योग था। लव मैरिज के योग जनरली ऐसे ही होते हैं कि जब पंचम और सप्तम का संबंध बनता है तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और पंचम भाव का बली होना, क्योंकि पंचम भाव में बुद्धि भी है, विद्या भी है, प्रेम भी है। तो पंचम भाव का बली होना आपके कुंडली में यानी प्रेम जैसे गुण बहुत ज्यादा मतलब प्रदान है उस कुंडली में। तो जब पंचम भाव बली होगा तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन आएंगे। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति मेरे पास आया, करीब 5 से 6 साल पहले की बात है। तो मैंने उसको कहा कि भाई आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं। अब वो पूछ के तो चला गया। अब वो काफी जब समय बीत गया उसके बाद आया मेरे पास, तो उसने कहा कि पंडित जी मेरी तो अरेंज मैरिज हो गई। अब मैंने कहा यार कारण तो तुम्हारी कुंडली में तो 100% योग ही ऐसा था कि लव मैरिज होगा। तो क्या उसने उसने उत्तर क्या दिया, कह रहा मेरी जो दादी जी थी वो एकदम से बीमार हो गई और होने के कारण उन्होंने मुझे बोला कि भाई बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जो शादी है वो मेरी मर्जी से करे। तो दादी के कहने पर उसने अपनी शादी जो है दादी की मर्जी से की। तो सर्कमस्टांसेस की वजह से हो गया उसके साथ ऐसा? जैसे मैं 100% प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो मतलब कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई तो उसे उस लड़की की शादी करनी पड़ी। लेकिन आज वो जिस लड़की के साथ जिसने उससे विवाह किया वो आज ऐसे भी रहते हैं जैसे लव मैरिज जैसा कॉम्बिनेशन।
तो यहाँ कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करते समय बहुत ज़्यादा सोचने और संभलने की आवश्यकता है कि आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। कुछ योग ऐसे बन जाते हैं जिस कारण से लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल जाता है। क्या टॉक्सिक पार्टनर का इंडिकेशन थ्रू द कुंडली पहले ही मिल जाता है बिफोर रिलेशनशिप स्टार्ट्स? ये कुछ 80 से 90% तक में एक आइडिया मिल जाता है कि भाई पार्टनर जो है वो टॉक्सिक होगा या नहीं होगा। उसके कुछ मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मंगल और शनि, ये दोनों प्लैनेट ना वायलेंस फैलाते हैं, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं अग्रेशन लेकर आते हैं, पाप ग्रह इनको बोला जाता है। राहु केतु भी हैं इसमें, और सूर्य को क्रूर प्लैनेट बोला जाता है। जब सूर्य का संबंध 7th हाउस से बनता है तो सूर्य 7th हाउस में विवाह को विच्छेद भी कराने का काम करते हैं। तो विवाह जो आपका पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो आपको खुद से रूल करेगा, खुद से चलाएगा। और जब कोई भी व्यक्ति को मतलब पार्टनर खुद से चलाने लगता है तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो ये कि पाप ग्रह का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे। दूसरा कि मून और राहु की युति। मून और राहु क्या करते हैं कि एक उन्माद नाम का एक योग बनता है कि जब भी चंद्रमा राहु के साथ बैठता है तो पागलपन जैसी या मतलब साइकोलॉजिकल वीक होता है वो प्लेनेट, तो वो अपना पागल जो है अपनी साइकोलॉजी दूसरे के ऊपर वो थोपता है, और फिर वो कहानी जो है आगे चल के विवाह में विच्छेद का कारण बन के प्रकट होती है। So we are sitting at the end edge of 2025 and 2026 is about to start. तो आप ये बता सकते हैं कि 2026 कपल्स के लिए ब्रेकअप्स का साल होगा या न्यू सोलमेट मिलने का? 2026 में अगर हम प्लानिटरी ट्रांजिट की बात करें तो 2026 में शनि तो मीन राशि में ही रहेंगे, और कि राहु जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। शुरुआत से ही जो जुपिटर है, ये मैं 3 जो प्लैनेट बता रहा हूँ, ये 3-4 ये स्लो प्लैनेट हैं, और स्लो प्लैनेट से प्रिडिक्शन करने में काफी ज्यादा सार्थकता मिलती है, और कहीं ना कहीं जीवन में एक तरीके से अच्छी प्रिडिक्शन निकल के आती है जी। तो शनि जो है वो अपने रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि जो है वो जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि। हाँ, राशियों के अपने एक तत्व होते हैं जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो जब शनि का गोचर जल तत्व राशि में रहेगा तो क्यों जल में क्या है, इमोशंस छुपे हुए हैं। तो और शनि वैराग्य है, तो इमोशन के अंदर वैराग्य आ गया, अच्छे तरीके से समझे। और दूसरा अगर हम राहु की बात करेंगे तो राहु जो है वो कुंभ राशि में है, और उसी के अपोजिट रहता है केतु। केतु जो है वो सिंह राशि में है। अच्छा। और शुरुआत से ही हमें जो गुरु हैं वो वक्री मिलेंगे, और वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो गुरु जो है लगभग जून के महीने में फिर से कर्क राशि में जाएंगे। तो कर्क राशि में जाएंगे तो कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है। तो जैसे ही वो उच्च राशि में जाएंगे तो उनका मतलब जो फल देने का जो मतलब जो है सिस्टम, वो बहुत ज्यादा मतलब फलदायी हो जाएगा लोगों के लिए। तो जून तक तो सबसे पहले कि जिनके भी रिलेशनशिप में शायद हो सकता है थोड़े असंतुलन रहे, लेकिन जून के बाद काफी सारी चीजें उनको पॉसिबल अच्छे गुण में देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है जून के बाद लोग प्यार मोहब्बत स्टार्ट करें आने वाले साल में? नहीं, जून के बाद कहीं ना कहीं उन्हें उनके जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट मिलते हुए पूरे होते हुए दिखेंगे, और जून से पहले कहीं ना कहीं कमिटमेंट अधूरे रहेंगे। लेकिन जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए प्लानिंग का काम बहुत अच्छा कर देंगे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे। ऐसे में खासतौर से मिथुन राशि वाले तो कम से कम एजुकेशन और प्लानिंग के मामले में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से सोच विचार कर लें, और अपनी एजुकेशन को और अपनी प्लानिंग को बहुत अचीवमेंट की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो जैसे हमारा लव एंगल वाला ये सारा पार्ट कवर हुआ, अब हम जैसे परिवार बस गया लोगों का, अब हम बात करेंगे करियर के ऊपर। तो क्या किसी की कुंडली में ये लिखा होता है कि वो जिंदगी भर एक एम्प्लॉय बनकर रहेगा, या वो कभी बॉस भी बन सकता है? बॉस का मतलब है कि कहीं ना कहीं रूल करना किसी भी चीजों को, और रूल करने के लिए सबसे स्ट्रांग प्लेनेट होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य ही सारे ग्रहों को चला रहा है। सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो इसका मतलब कुंडली में सूर्य का प्रबल और बली होना बहुत जरूरी है। तो ये पहला प्रिंसिपल। जिसकी भी कुंडली में सूर्य बली होगा या सूर्य उच्च का होगा या 10वें घर में होगा, तो उसकी कुंडली में रूल करने की चीजें अपने आप स्वाभाविक रूप से आएंगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ही बॉस बन जाता है। एक और प्रिंसिपल है कि यदि सिंह लगन, क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है,
यदि सिंह लगन में और लगन में सूर्य बैठे होगा तो ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट के अधिकारी अधिकारी बनता है या फिर रूल करने में बहुत अच्छा और विवेकपूर्ण डिसीजन लेता है। ये तो हुई सूर्य से संबंधित बातें। कुंडली में जो भी कर्म करते हैं हम, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं या कोई भी छोटा काम करते हैं, वो सारे काम आपकी कुंडली में 10वें घर से संबंधित होते हैं। यदि 10वां घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 10वें घर का स्वामी वहीं पे बैठा है, स्थित है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रूल करने में प्रबल हो जाता है, वो बहुत जल्दी बॉस बन जाता है। और जैसे मंगल और सूर्य जो है वो 10वें घर में जाके दिशावली हो जाते हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म है दिगवली हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत जल्दी मतलब रूल कर लेता है लोगों पे। और रूल करने में कभी भी जब हम रूल करते हैं तो हमें सहायक लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ग्रहों में भी एक मंत्रिमंडल है, जैसे कि हाँ, जैसे कि सूर्य जो है राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल जो है वो अपना सेनापति है और गुरु जो है वो वरिष्ठ सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री हो। वो प्रधानमंत्री हैं। तो गुरु क्या करते हैं कि गुरु उन्हें सलाह देने का काम करते हैं। यदि आपके किसी के भी होरोस्कोप में जब गुरु का संबंध 10वें घर से जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी से रूलर भी बन जाता है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी कर लेता है। ये तो शायद ऑडियंस ही कमेंट्स करके बताएगी कि क्या मतलब उनके होरोस्कोप में किस तरह के योग बन रहे हैं और क्या देखने को मिल रहा है। ये तो वही कि वो रूल अच्छा है, बॉस बनेगा। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट देखें तो यानी सीधा अपोजिट करते हैं, 10वां घर कमजोर हुआ, 10वें घर का स्वामी कमजोर हुआ या फिर सूर्य की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई, तो ऐसा व्यक्ति का संबंध जो है वो नौकरी से जुड़ जाता है। और नौकरी का एक घर है, क्योंकि छठा घर जो है वो नौकरी का है। छठे घर का प्रबल होना, वो प्रोमिनेंट होना, वो नौकरी करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन एक और चीज मैंने देखी, कुछ लोग बहुत मेहनत करके धीरे धीरे एफर्ट्स कर करके नौकरी से एक अच्छे पद पर पहुंचते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रख लें कि जरूरी नहीं है कि कोई मतलब थोड़ा सा एम्प्लॉय वो बॉस नहीं बन सकता। बिल्कुल अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और धीरे धीरे मेहनत करके भी वो एक अचीवमेंट पे पहुंच सकते तो जैसे कोई अपने करियर में स्टक हो चुका है, हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लैनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसकी करियर की ग्रोथ में बाधा डाल रहा बेसिकली बाधा का मतलब तो कुंडली में 12 राशियां हैं हमारी, और 12 राशियों में एक हाउस होता है जिसको हम बाधक के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जैसे चर लगन है, चर लगन के लिए 11वां घर जो है वो बाधा का है, और स्थिर लगन है उसके लिए सप्तम भाव बाधा का है। और ऐसे ही द्विसो भाव लगन है, द्विसो भाव लगन के लिए नवम भाव जो है वो बाधा का है। और ये जो नवम भाव या फिर 11वां भाव और सप्तम भाव, इनके स्वामी जो होते हैं वो बाधकेश होते हैं कुंडली में। तो ये काम क्या करते हैं, जब जब बाधक या बाधा भाव के स्वामी या फिर बाधक भाव से संबंधित ग्रहों की दशा आती है तो कुंडली में कहीं ना कहीं बाधा आनी स्वाभाविक है। प्रोफेशन में लोगों को चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं, कोई बिजनेस करता है तो वहां चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो बाधकेश का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में बाधकेश कहाँ है और किस तरह की बाधा है। तो यहाँ से एक स्टक होता है। दूसरा, कुंडली में जो स्लो प्लैनेट हैं हमारे, जैसे शनि, राहु, केतु, तो जब जब शनि का गोचर ट्रांजिट जब 10th हाउस में से होके निकलता है तो कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा स्लोनेस आती है। वो बाधा नहीं बोलूंगा। तो आप जैसे ही क्या है कि अब हम जो भी काम करते हैं तो हमें उसका जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन शनि हमेशा मेहनत से रिजल्ट दिलाते हैं। तो वो थोड़ा सा हमारे कर्म को थोड़ा स्लो करते हैं और आगे जाके हमें अचीवमेंट दिलाते हैं। तो आप ये बताइए 2026 में कौन सी राशि वालों के लिए उनका करियर सबसे बूस्ट पावरफुल बने? सबसे पहले अगर मैं जवाब दूं तो सबसे पहली राशि है मिथुन। मैंने पहले भी बोला कि मिथुन राशि वालों के लिए करियर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टर्म लगाते हैं जो कि मैंने अपने गुरुजी से ही सीखी थी, जिसका नाम है डबल गोचर। इसको डबल ट्रांजिट क्यों भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मिथुन राशि को अगर आप देखोगे तो मिथुन राशि में शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि गुरु वहीं पे वक्री मिलेंगे, साल की शुरुआत में ही गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और शनि जो है मिथुन राशि से 10वें घर में यानी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो जैसे ही गुरु मिथुन राशि से, तो पहले उनको एजुकेशन से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है मिथुन राशि वालों को, और जैसे ही मिथुन राशि से वो कर्क में जाएंगे तो डबल गोचर लगेगा 10th हाउस पे, जो कि करियर का भाव है। तो मिथुन राशि वालों का करियर तो अपने आप ही चमक जाएगा। तो मतलब उनको करियर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बहुत अच्छा वो काम कर सकते हैं। इसी के पैरेलल अगर हम देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए,
तो सिंह राशि वालों के लिए राहु राहु जो है सिंह राशि वालों के लिए वो थोड़ा सा अच्छा फल नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ फॉरेन से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है सिंह राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा स्ट्रांग रहेगा ये साल और काफी अच्छा चीजें देखने को मिलेगी। तो मतलब इसमें अगर मिला जुला असर करें, अगर असर देखें तो कर्क राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, इन राशि वालों के लिए काफी अच्छा साल जाने वाला। क्या जॉब लॉस कब होगी किसी की, ये भी आप कुंडली के माध्यम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए एग्जैक्ट डेट बताना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप कुछ योग और दशाएं देखकर आप बता सकते हैं कि ये टाइम जो है आपकी जॉब जाने का हो सकता है, इसलिए आपको संभल के रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक केस स्टडी बताऊंगा, मेरे ऑफिस की एक घटना है। सबसे पहले कारण क्या बनता है जॉब लॉस का? कुंडली में द्वादश भाव में से जो पंचम भाव होता है वो बुद्धि का होता है, और जब अधिक बुद्धि चलती है ना तो ऐसा लगता है कि यार दूसरी नौकरी में हमें फायदा मिलेगा और वहां जाके मतलब एक अच्छा समय। तो ऐसा व्यक्ति जब पंचम भाव एक्टिवेट होता है ना तो वो जॉब छोड़ने का और जॉब से मतलब कहीं ना कहीं जॉब लॉस का वो कारण बन जाता है। दूसरा, हॉरोस्कोप में एक त्रिक भाव के नाम से जानते हैं जिसको हम 6 8 12 बोलते हैं। तो 6 8 12 से संबंधित ग्रहों की दशा चल रही हो या पाप ग्रहों की दशा चल रही हो तो उसके अंदर आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो ये तो हुआ कि मतलब कि पाप ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चैलेंज या फिर त्रिक भाव कहीं ना कहीं चैलेंज ला के खड़ा करते हैं। तो मैं अपने एक ऑफिस में कलीग थे मेरे, और मैं उनकी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। उनकी कुंडली लिब्रा असेंडेंट की थी, तुला लगन की। अब तुला लगन के लिए अगर हम बाधक ग्रह देखेंगे तो वो सूर्य होगा, और सूर्य जो है वो उनके कुंडली में कर्म भाव में यानी 10th हाउस में बैठा था। अब वो मेरे पास आए, अचानक से फोन आया मेरे पास कि भाई मुझे नौकरी छोड़नी है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कह रहे नहीं, मेरी आजकल ना बॉस से नहीं बनती है। मेरे को बॉस बहुत ऐसा कुछ मतलब किसी कार्य को ऐसे दे देते हैं और मेरे से उनके कमिटमेंट पूरे नहीं होते। तो कुछ बार 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 उनके जब ये मतलब चीजें चलती रही तो अचानक से उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो क्या लोग मुझे नौकरी से निकालेंगे, मैंने ही नौकरी छोड़ दी है। अच्छा। तो मैंने अब सूर्य जनरली मैंने अभी बताया कि सूर्य बहुत अच्छा स्टेटस देते हैं क्योंकि 10वें घर में सूर्य दिग्बली होते हैं। अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी क्योंकि सूर्य बाधकेश भी हैं तो उन्होंने नौकरी से संबंधित पहले बाधा दी। और सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं। उनके पिता किसी कैंसर डिजीज से वो फेस कर रहे थे, और मतलब अब उनको अपने पिता को लेकर कई बार हॉस्पिटलों में घूमना पड़ा, क्योंकि सूर्य ने बाधा किसको दी? पिता को दी और करियर को दी। तो ये दो बाधाएं उनको फेस करनी पड़ी। लेकिन सूर्य दिग्बली भी तो हैं, तो वही सूर्य उनको नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज के बदलाव का समय आता है ना, तो आप सिर्फ मतलब नेगेटिव चीजों को ना देखें, उसी के अंदर आगे जाके कुछ पॉजिटिव चीजें निकलनी होती हैं उसको। अच्छा होने से पहले बुरे से ही शुरुआत। बिल्कुल, तो बुरे से शुरुआत जरूर हुई उनकी, लेकिन उसके बाद आने वाले सूर्य ने उनको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी दी। क्या पैसे का लक कार्मिक होता है या फिर ये प्लैनेट्स की चेंज होने की वजह से हो सकता पैसे का लक कार्मिक नहीं, ये कुंडली में छुपे हुए धन योग पे डिपेंड करता है। है? अच्छा। क्योंकि हमारी जो हॉरोस्कोप होती है उसमें केंद्र भाव जो है वो विष्णु स्थान है, और त्रिकोण जो भाव है वो लक्ष्मी स्थान है। और केंद्र और त्रिकोण के मिलने से बनते हैं राजयोग। और ऐसे ही कुछ योग होते हैं कुंडली में, धन योग, जो कि आपके सेकंड और 11वें घर के भावों के दोनों के स्वामियों से मिलके बनते हैं। जिनकी कुंडली में अधिक धन योग होते हैं या तो बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं। और कुछ कुंडलियों में मैंने देखा कि अरिष्ट योग भी होते हैं। अरिष्ट योग का मतलब है कि मतलब जो वो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन वो सारा का सारा पैसा या तो कानूनी खर्चों में खर्च हो जाएगा, या फिर वो लोन पेमेंट और इन सब चीजों में पैसा खर्च कर देंगे। तो कुंडली में स्ट्रांग धन योग का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे धन योग होंगे तो इसका मतलब आपका पैसा बहुत अच्छी जगह खर्च होगा। कार्मिक साइन पर नहीं डिपेंड करता। ये कार्मिक कार्मिक ये कर्मी तो हैं। ये पिछले ज्योतिष क्या है वो जन्मांतर पे आधारित है। जन्मों मतलब आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, वो प्रारब्ध लेके आप यहाँ आए हो। और प्रारब्ध में अगर आपने बहुत ज्यादा अगर किसी मतलब बहुत ज्यादा पुरुषार्थ किया था या बहुत दान किया था, वो आपको इस जन्म में मिलेगा धन योगों के अंदर। राशियों में ही पहले से लिखा हुआ है कि ये लोग इतने बड़े पावरफुल। कुछ लिखा है और कुछ इन्होंने इस जन्म में रह के भी पुरुषार्थ किए हैं, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 100% लिखा था, कुछ कुछ लिखा था और कुछ इन्होंने इस जन्म में पुरुषार्थ किए। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि
कि मतलब जो कुंडली है ना, वो आपका 70% जो आप लिखवा के आए और 30% जो है आपको इस जन्म में करना है। आप बिल्कुल अगर इन दोनों को मिला के काम करेंगे तो 100% आपको दिखेगा कि कुंडली वर्क कर। कौन से लोग नेचुरली मनी अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू धन योग? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है कि लक्ष्मी, और जैसे मैंने भी बताया, केंद्र जो है वो विष्णु स्थान है और त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान है। तो 1, 5, 9 के स्वामी जो है वो कारक होते हैं, वो ही आपको कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो धन योग तो पहले कुंडली में होने चाहिए, वही अट्रैक्ट कराएंगे। तो धन योगों से संबंधित दशाएं आनी चाहिए, सही समय पर अगर सही दशाएं आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली मतलब कहीं ना कहीं धन कमाने में आप प्रेरणा आपको मिलती रहेगी, पहला। और दूसरा, कुंडली में 11वें घर का और 9वें घर का, क्योंकि 9वां घर क्या है, वो है आपका धर्म का, मर्यादाओं का, आपके का मतलब जितने भी पुरुषार्थ का, पुण्य का कर्म जो है ना, वो 9th हाउस है। तो 9th हाउस का संबंध 11वें घर से बनना, ये भी एक बड़ा एक तरीके से धन योग है। एक और धन योग मिलता है चंद्र और मंगल की युति। जिनकी कुंडली में चंद्र और मंगल की युति होती है, वो भी एक तरीके से काफी अच्छा धन योग है, लेकिन उनकी माता से मतलब उनकी मदर से अच्छे संबंध नहीं होते। तो आप ये बताइए, मनी अट्रैक्शन के लिए हम्म कोई वैदिक रेमेडीज को हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं कि जिससे वो अपनी मनी अट्रैक्ट। मैंने तो ऐसे देखा है कि लक्ष्मी जो है वो पावरफुल, मतलब लक्ष्मी जो है वो शुभ कर्म करने वालों के पास ही आती है। तो सबसे पहले तो शुभ कर्म करना स्टार्ट करें, अच्छे कर्म करेंगे तो अपने आप स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी खुद आएगी। क्या कर्म करें भाई? पुरुषार्थ करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें, जो क्योंकि जितना आप दोगे उतना ही वापस आपको रिटर्न होके मिलेगा। दूसरा कि एक बहुत ही मतलब बहुत ही एक नेचुरल सी बात थी। एक बार किसी ने बताया कि भाई लक्ष्मी को बुलाएं या विष्णु को बुलाएं। तो वो बात बड़ी एकदम से मेरे को अच्छी लगी कि जब जहाँ विष्णु होंगे तो लक्ष्मी स्वयं खुद आएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी कोई लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, स्वयं लक्ष्मी माँ आपके पास खुद आएंगी। और विष्णु के लिए तो मैं अपने गुरु केन राव जी से मैंने बार बार सीखा कि वो हमेशा उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर फोकस किया। विष्णु सहस्त्र नाम है क्या? विष्णु सहस्त्र नाम मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम है, और ये नाम वो नाम है जो ऋषियों ने जपे। पहले ऋषियों ने जपे, फिर उसके बाद और मनुष्य ने जपे, फिर आज मैं जप रहा हूँ, आप जप रहे हैं, पूरा संसार इसको जप रहा है। तो ये विष्णु जी के 1000 नाम जो हैं, अगर कोई इसको जपता है तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी का वो कहीं ना कहीं आगमन उनके घर होगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो गुण संबंधी नाम है। भगवान की जितनी भी हम स्तुति करते हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली लीला संबंधी, दूसरी गुण संबंधी, और तीसरी रूप संबंधी। आप सभी लोग नवरात्रों में माँ अम्बे की आरती गाते हैं, जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजय टीको मृद। वो माता के रूप संबंधी बातें हैं, माँ रूप की बातें कर रहे हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम यदि अगर कोई करता है तो वो गुण संबंधी बात है। जो भगवान के अंदर गुण है वो जातक के अंदर या फिर व्यक्ति के अंदर स्वयं आने लगते हैं, और जब गुण स्वयं आएंगे तो लक्ष्मी भी अपने आप आएगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर कोई व्यक्ति डेली अगर आसन लगाकर पाठ करता है, चाहे वो सुबह कर ले, और नौकरी करने वाले लोग हैं तो शाम को आके कर ले घर पर, तो स्वाभाविक रूप से मैंने देखा उनके जितने भी घर में क्या क्या मतलब चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, सबको घर चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबका विवाह समय पर हो जाए, ये सारी चीज़ें इस विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर छुपी हैं। कुछ एक और मंत्र मैंने किसी मतलब संत के मुख से सुना था। विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही हैं। तो अगर कोई विष्णु सहस्त्र नाम करता है तो वो ऐसा ना समझे कि मैंने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया या फिर भगवान शंकर को छोड़ दिया, क्योंकि वो तीनों इसी में। तो ये भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा कि लोगों के अंदर से थोड़ा सा ये भाव नहीं आएगा कि मतलब मेरे को सिर्फ विष्णु की ही पूजा करनी है, मैं तो शंकर की ही आराधना करता था। ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी। तो आपने जैसे बताया विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, तो कोई इसके लिए जैसे पर्टिकुलर टाइम भी कि मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ शेड्यूल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, तो टाइम का भी कोई इसमें इम्पोर्टेंस है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब मैं भी नौकरी में बहुत बिजी रहता था तो मुझे भी इस तरह के चैलेंज आते थे, और लोगों के पास आजकल तो बहुत कम समय है क्योंकि सब नौकरी में व्यस्त हैं और
व्यस्तता के अंदर से थोड़ा समय निकालना मुश्किल होती है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत, जितनी भी वैदिक चीजें और भगवान की स्तुति है ना, वो कहीं ना कहीं अनुशासन मांगती हैं। जब तक अनुशासन नहीं होगा, जब तक चीजें सिद्ध नहीं होंगी, अनुशासन के साथ करें। अनुशासन का मतलब है कि एक टाइम फ्रेम बना लें, जब भी आप नौकरी पे से आ जाएं, हाथ मुंह धो लें, खाना खा लें, और आप ना चाहे रात को ही कर लें, 11 बजे कर लें, 12 बजे कर लें। जब आप एक अनुशासन के अंदर करेंगे तो स्वयं मैं समझता हूँ ईश्वर उस अनुशासन में आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। अनुशासन रखें, ऐसा नहीं करें कि मतलब कि जैसे कभी 5 बजे कर लिया, कभी सुबह 6 बजे कर लिया, कभी रात को कर लिया, अनुशासन के बिना ना। लेकिन आजकल तुम लोग देखते हैं, लोग चलते चलते मेट्रो में माला जप रहे हैं, काउंटर ले रखा है उन्होंने, वहां पर भी नाम जप कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कहाँ अनुशासन रहा? तो ये कैसे उनके लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं? नहीं, सभी के लिए फ्रूटफुल है, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। देखो भाई, कहीं न कहीं वो चाहे मेट्रो में भाग-दौड़ी वाली ज़िंदगी में कहीं भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं वो। लेकिन अनुशासन का मतलब है कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बैठकर घर पर करने चाहिए, है ना? कुछ जैसे भगवान राधे कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम है, राधा का नाम है, ये तो आप जहाँ मर्ज़ी लें, भगवान का नाम है बिल्कुल लें। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं आपको बैठकर एक जगह स्थान पे करने चाहिए। आप कुछ पार्ट बिल्कुल मेट्रो में या फिर ट्रैवलिंग के टाइम में नहीं करने चाहिए। तो क्या एक रॉन्ग प्लेनेट लाइफ में आपके पैसे को ब्लॉक कर सकता है? रॉन्ग प्लैनेट का मतलब क्या? मतलब आपका क्वेश्चन है कि मतलब कि कुंडली में जो खराब ग्रह हैं वो आपके पैसे को ब्लॉक करेंगे। देखो बिल्कुल हो सकता है कि जैसे कि जब मैंने देखा कि एक एक प्रिंसिपल है कि जब भी मंगल और शनि की दशा आती है तो करेला, वो भी नीम चढ़ा हुआ, इस दशा को काउंट करते हैं कि करेला, मतलब ये दोनों पाप ग्रहों की दशा है। और इसमें यदि तीसरा ग्रह भी शामिल हो जाए, जैसे राहु की दशा आ जाए या फिर केतु की दशा आ जाए, तो यानी 3 पैटर्न जो हैं वो एक तरीके से खराब आ गए। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में चैलेंज देखेंगे आप। एक और भी बड़ा चैलेंज इसमें छुपा हुआ है कि शुक्र अपनी दशा का फल शनि की दशा में देता है और शनि अपना दशा का फल शुक्र की दशा में देता है। तो शनि शुक्र की दशा और शुक्र शनि की दशा, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग महलों में बैठे हुए थे वो रोड पर आ गए, और जो रोड पे थे वो महलों में चले गए। तो कुछ दशाएं ऐसी मिलती हैं। रंग बन गया रंग। बिल्कुल ऐसा होता है कि राजा रंक बन गया और रंक राजा बन गया। तो कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को सही समय पर और मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो एक लाइफ में आपको एक ट्रांजिशन जरूर लेकर आती है। तो पंडित जी ये बताइए, आने वाला 2026 हम्म। कौन सी राशियों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा? गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट्स में बताइए। सबसे पहले मैंने बताया जैसे मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा करियर के लिए, और करियर ओरिएंटेड बहुत ही अच्छा योग लेकर आएगा। और सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। सिंह राशि वालों के लिए खास तौर से फॉरेन से रिलेटेड जिनके अगर कुछ काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या जिनका विदेश में आने जाने का कोई काम है, तो इनको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा मतलब खास तौर से जो जॉब लोग करते हैं कन्या राशि वाले, उनको जॉब में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी। जॉब में कुछ ऐसे उन्हें टास्क मिल सकते हैं कि जो उनको पूरा करने में शायद काफ़ी एफर्ट्स लगेगा। अगर हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये कहीं न कहीं उनके एजुकेशन से संबंधित और बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा-सा मतलब एक अच्छा समय भी है, लेकिन उन्हें थोड़ा-सा चिंता का विषय बना रहेगा। एजुकेशन से संबंधित हो सकता है बच्चों की, खुद के लिए अगर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। जी, अब ये बताइए, आप 2026 क्या कर्मा सेटलमेंट का ईयर होगा, जिसमें कि उनके पुराने कर्म का हिसाब किताब चुकता हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शनि जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्व राशि है, और लोगों के अंदर इमोशन आएंगे, इमोशन प्रकट होंगे, और उसी में क्योंकि शनि वैराग्य भी देते हैं, तो कर्म को सेटल करने के लिए किसी भी चीज को वैराग्य लेंगे, जल की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें वायु की आवश्यकता होगी। तो 2026 में बहुत से ऐसे कुछ काम होंगे जिसको हम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सेटलमेंट ना होके वो पेंडिंग ही रह जाएंगे। तो हमें 2027 की प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ पर, कि जितने भी काम हमारे सेटलमेंट होने हैं तो उसमें हमें 2027 तक का वेट करना पड़ेगा। क्या किसी की कुंडली में ये भी क्लियरली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि उसके करियर का पीक वो कब अचीव करने वाला है? हाँ, तो कुछ प्लैनेट कुंडली में सपोर्टिंग प्लैनेट होते हैं, जैसे मैंने बताया 1, 5, 9 के जो स्वामी होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं लाइफ में। और
आने वाली दशाएं, जैसे कि कौन सी दशा चल रही है जो आदमी को बहुत ज्यादा अचीव करा देगी। जैसे अगर एक उदाहरण देता हूँ, मान लो कुंडली में कर्क राशि में बैठा गुरु 10वें घर में बैठा और उसकी दशा आती है, तो शुरुआत में हमने देखा कि मतलब जैसे कोई भी ग्रह अपनी अंतर्दशा में फल नहीं देता, उस जैसे ही उसकी अपनी अंतर्दशा खत्म होती है, दूसरे किसी प्लैनेट की शुरू होती है, तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो जब जब कुंडली में 10वां घर एक्टिवेट होगा और 11वां घर एक्टिवेट होगा या सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, तो धन कमाने के अवसर भी मिलेंगे और करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। तो ये बताइए आप, सभी का फ्यूचर पहले से फिक्स्ड होता है या फिर ये रेमेडीज से इसको चेंज किया जा सकता क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेमेडी से चेंज नहीं कर सकते हम कुछ भी। रेमेडी क्या करती है, 3 प्रकार के जैसे कि कर्म होते हैं। सबसे पहला कर्म आपने देखा होगा, संचित कर्म होता है। संचित कर्म का मतलब होता है कि आपने जन्मों जन्मांतर के अंदर बहुत सारे कर्म किए और वो बहुत सारे कर्म कहीं किसी बड़े कलश में या कहीं रखे। अब आपको उसमें से कुछ कर्म इस जन्म में आप लेकर आ गए हो और उस कर्म को जो लेकर आए हो उसको कुंडली के 5th हाउस से देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। तो इस जन्म में आप क्या प्रारब्ध लेकर आए हो जो इस जन्म का है सिर्फ, और वो उस पूरे कलश में से मात्र एक बिंदु सही है बहुत। तो जो ये जो 5th हाउस है ये बताता है कि आपने लास्ट ईयर ऐसे कौन से कर्म करे जो आपको ये सारी चीजें फल भोगने को मिल रहा है। तो कुंडली में जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं डिडा डिड कर्म होते हैं और कुछ होते हैं डिडा डिड, कुछ डिड और कुछ जिडा डिड। है? ये क्या है डिड और डिडा डिड? ये ऐसा समझ के चलिए कि डिड का मतलब है लाइक पेंसिल से जिस जो जो आपने कुछ कर्म कुछ लाइट किए, मतलब उसके लिए ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। कुछ कर्म डिड और कुछ कर्म डिडा डिड। एक एग्जांपल से समझाता हूँ जब आपको समझ में आएगा। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ ही ज्योतिष पढ़ा, जिन्होंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। अच्छा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, बहुत अच्छा रिग्रेशन कर लेते हैं वो। एक दिन वो मेरे पास आए, कहने लगे कि भाई ऐसा है, ये एक होरोस्कोप है, इसकी मैरिज लाइफ, इसका डाइवोर्स हो गया, इसकी मैरिज लाइफ खराब हो गई। तो मैंने कहा अच्छा कारण क्या है इसका मैरिज लाइफ का? तो उन्होंने दिखाया एस्ट्रोलॉजी के सारे प्रिंसिपल, वो बताने लगे कि भाई सप्तम भाव खराब है, सप्तमेश खराब है, शुक्र नीच का है, कहीं बहुत सारे प्रिंसिपल उन्होंने गिनाए। मैंने कहा हाँ ये सब तो ठीक है। मैंने कहा आपने इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करा? तो कह रहे हैं हाँ मैंने किया। तो मैंने कहा क्या पाया आपने? तो उन्होंने बहुत अचंभे वाली बात मुझे बोली। कहने लगे जब मैंने इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति अपनी लास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में, अपनी वाइफ को बात बात में टॉर्चर कर रहा है। बात बात में, जैसे होता है ना, जैसे किसी भी चीज को टॉर्चर करना, हर चीज में टोकना रोकना। और इसने जो टॉर्चर किया, इसने टॉर्चर किया एक दिन गाय के आगे। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मतलब लोग शायद खुद स्वयं से समझें। किसके आगे टॉर्चर करना है, हमेशा कोई भी बात बोलने से पहले आप समझें क्या है। नहीं, आप पूरा इसको समझाइए, लोगों को नहीं समझ पाएंगे लोग। गाय को कहते हैं ना देवताओं का रूप है। आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब किसी के सामने, मतलब जैसे कि क्या बोल रहे हैं। गाय तो शायद मेरे ख्याल से ब्रह्मांड तक आपकी बात पहुंचा दे। बहुत से लोग जब शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कान में बोलते हैं अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए। तो क्या गाय वो काम नहीं करेगी? तो फिर गाय भी तो वही है ना, देवताओं का रूप है उसमें। तो गाय के आगे उसने अपनी पत्नी को कई बार टॉर्चर किया और यहाँ आज वही पत्नी उसको कोर्ट केस में घसीट रही है, तलाक हो रहा है उसका। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपकी पास्ट लाइफ में किए कर्म यहाँ सामने आते हैं, उसको बिल्कुल सामने आते हैं। आप उसको आप कितनी रेमेडी कर लीजिए, वो बिल्कुल जैसे आपने डीडा डिड का मतलब है स्ट्रॉन्ग कर्मा, आपने बहुत ज्यादा पीड़ित किया किसी को, वो कभी नहीं हटेंगे आप। इसीलिए तो ज्योतिष को थोड़ा सा लोग वो कहते हैं ना कि जैसे ठीक है हमने तो ये रेमेडी करी, हमारा तो विश्वास उठ गया। कैसे? वो रेमेडी से नहीं घटता। एक ज्योतिष में सिद्धांत है कि हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म जो है वो कर्ता को पहचान लेता है। वो एकदम से पकड़ लेगा इसने ये कर्म किया था, अब उसके भोगने का समय आ गया, चलो अब इसका हिसाब किताब खत्म। तभी शायद रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान। बिल्कुल कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। ऐसी उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद कहते हैं कि भाई कर्म कर फल की इच्छा मत। ये गीता में ही लिखा है। तो बहुत सारे ग्रंथों में ऐसे उपनिषद में लिखा हो उत्तिष्ठ जागृता, उठो और कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही सारे कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। पुरुषार्थ करो जितना ज्यादा हो सकता है। लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है
पुरुषार्थ करो, दूसरों की हेल्प करो। ये शायद हेल्प वाला चीज ना थोड़ा कम देखने को मिलता है कि हेल्प नहीं करते लोग। तो हेल्प करने की कोशिश करोगे, अपने आप ही वो चीज घूम के आपके पास आएगी, आपकी हेल्प स्वयं हो। दूसरा मैंने एक चीज नोटिस की, जो धर्म है, ये धार्मिक चीजें है ना, वो किसी के कहने से मत करो। मतलब जैसे ये क्या है, आप स्वयं से मतलब देखो कि आपके अंदर क्या, मतलब आपकी इनर वॉइस कहती है मेरे को क्या करना चाहिए। इनर वॉइस को पकड़ो, क्योंकि जब तक हम दूसरों के कहने पर सुनते रहेंगे या करते रहेंगे, जब तक हम अपनी इनर वॉइस को नहीं पकड़ेंगे, हम करेक्ट डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक मतलब कुछ उदाहरण देखे कि लोग है ना बार बार बोलते हैं कि जैसे कि सर है ना, हमारे बच्चों को हम बोलते हैं कि यार ये वाला पाठ करो, ये पूजा करो, बच्चे करते नहीं है क्योंकि बच्चों का मन नहीं है। तो जबरदस्ती फोर्सफुली मत करो, आप स्वयं करो, बच्चे आपसे ही सीखेंगे। बच्चे किसी और से नहीं सीखते, माँ बाप से ही सीखते हैं ना। तो आप खुद करोगे, बच्चे स्वयं सीख लेंगे। तो इस चीज में रेमेडी में मैंने ये देखा कि लोग ना बार बार अपनी जो पूजा या पाठ या किसी भी भक्त देवी देवता की स्तुति करते हैं, बदल देते हैं। जी, बदल देते हैं। वो क्या करते हैं, आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। आज तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बता दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, कल कुछ बता दिया उसको फॉलो हाँ, कर रहे और इसका जवाब शायद कोई एस्ट्रोलॉजर ना दे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो एक चीज करें कोई भी, और उसको लगातार करते चले जाएं। ये एक गुरु ने बताया था कि लगे कि मैंने उनको पूछा कि भाई, कि जैसे कि मेरे को बार बार कई तीर्थ स्थानों में जाना पड़ता है, मैं कोई पाठ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तो क्या मैं वहां करूं? तो उन्होंने कहा कि भाई, आप जितना भी पाठ या पूजा या स्तुति या जो भी करते हैं ना, आप घर पे ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और लगातार उसको एक स्थान बना लें। जैसे एक स्थान शुद्ध हो जाएगा, फिर आसन शुद्ध हो जाएगा, तो वो चीज अपने आप ही प्रकट होगी। जैसे इसका एक उदाहरण है ना, जैसे अगर मान लो आपको एक कुआं खोदना है, आपने थोड़ा सा गड्ढा यहाँ खोदा, फिर यहाँ खोदा, बार बार गड्ढे खोदते चले गए, पानी नहीं निकला। अगर हम एक ही गड्ढा लगातार खोदते चले जाएंगे, तो स्वयं वहां से जल निकलेगा। यही है आपकी शक्ति, कि आप जो भी भक्ति या तपस्या कर रहे हैं, आप उसको लगातार एक को फॉलो करें और उसी पे आप निरंतर काम करते चलें। अपने आप ही वो बहुत बड़ी मतलब लोगों को असर देगी वो रेमेडी। जी। तो कोई क्या कार्मिक दोष ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको कोई भी रेमेडीज जो है वो हल नहीं कर सकती? डिडा डिड कर्मा। डिड कर। हाँ, यही है वो, कि मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कर्म किया आपने, उसके लिए रेमेडी तो उसमें एक एक छोटा सा मैं है कि मतलब सभी देवताओं को और ग्रहों को, मतलब उसे ना प्रेम से उनका एक तरीके से उनसे प्रार्थना कर लो। तो जैसे कि एक मैं बार बार कहता हूँ, जैसे कि नवग्रह स्तोत्र है। जैसे आप सूर्य का और मैं नवग्रह स्तोत्र है, और ये वैदिक नवग्रह स्तोत्र है। जैसे शुरुआत का ही मंत्र है सूर्य का, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम, है ना। तो ऐसे ही सारे वैदिक मंत्र बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ग्रह से प्रार्थना नहीं मांगते, आप 9 ग्रहों से प्रार्थना मांगते हैं कि मेरे से जन्मों जन्मांतर में बहुत सारे ऐसे पाप कर्म होंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो आप उनसे जब प्रार्थना मांगते हैं, तो ग्रह अपने आप ही आपको क्षमा भी करते हैं। यही रेमेडी है कि मतलब लोग मतलब ये अंगूठी पहनने से या फिर मालाएं पहनने से या फिर मतलब बड़े-बड़े लोग मतलब इतना पैसा खर्च करते हैं कि ये पूजा, वो पूजा, कुछ नहीं होता। अच्छा। मैंने तो देखा नहीं कि मतलब कि ये पूजा कराने से और एकदम से वो कोई राजा बन गया, ऐसा करके मैंने नहीं देखा। जब समय आता है, जब अच्छा गोचर या उसकी दशाएँ आती हैं, स्वयं मिलता है, उसके कर्म करने से मिलता है। तो तपस्या करें, तपस्या से होगा, आपकी खुद की तपस्या से होगा, कोई नहीं बनाने वाला। आपको जब तक, जैसे हम भी जब ज्योतिष मैं कर रहा था, तो बार-बार ये होता था कि शायद कोई पढ़ा दे मुझे, शायद मुझे ये वाली चीज़ बताते हैं। लेकिन जब मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, जब स्वयं से पढ़ा, तो चीज़ें निकल के आई कि यार ये चीज़ मैं मिस कर रहा था। तो लोग सब जानते हैं, इसलिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो आप ये बताइए आजकल लोग ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो क्या कोई प्लैनेट ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड हाउ टू स्टॉप इट? मतलब उनको कैसे स्टॉप किया जा सकता है कि प्लैनेट की वजह से उनका जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? मेरे ख्याल से ना, अब जैसे अगर प्लैनेट तो 9 हैं, आप सभी जानते हैं कि 5 तो हमारे मतलब 7 तो हमारे वार ही हैं। कौन-कौन से? ये सारे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब 7 वार हैं। और 2 प्लैनेट अलग हैं जो जिन पे भौतिक पिंड नहीं है, जो छाया ग्रह कहे जाते हैं। वो कौन से हैं? राहु, केतु। तो जो राहु और केतु हैं, इन 9 ग्रहों को अगर हम जैसे 9 की स्तुति कर लें, अगर 9 से ही प्रार्थना कर लें, तो किसी एक को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। 9 की स्तुति करें, वो ज़्यादा बेटर है। जी। हुँ।
तो 9 की मदद से जो है आप डिस्ट्रक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई इस प्लेनेट ने मेरे को नुकसान पहुंचाया। देखो, कोई भी प्लेनेट स्वयं से कुछ नहीं कर रहा, प्लेनेट तो एक नाम मात्र है, वो कर वही रहे हैं जो आपने बोया, वो सिर्फ फल देने आते हैं, सिर्फ फल देने आए। तो जब आप नवग्रहों की प्रार्थना करते हैं ना, तो सारे ही प्लेनेट हैप्पी होते हैं उसमें, और सारे ही प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। और होता क्या है कि दशाएं जो होती हैं वो भी 5 लेवल की होती हैं। जैसे कि विंशोत्तरी दशा में सबसे ऊपर होती है, जैसे पहले महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और अंत में प्राण दशा। तो ये 5 लेवल की दशाएं अलग अलग प्लेनेट डेली काम करते हैं आपकी लाइफ में। डेली तो आप मकान नहीं खरीद रहे, डेली तो आप कार लेने नहीं जा रहे, या डेली प्रमोशन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सूक्ष्म लेवल पे भी काम हो रहा है। तो इसलिए जब आप सब ग्रहों की प्रार्थना इकट्ठा करते हैं, तो सारे ही प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार होते हैं। और प्रार्थना कहीं ना कहीं आपके इस जन्म में भी काम आएगी और शायद आगे भी काम आएगी। आप ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया पर यूथ बहुत एक्टिव है, तो एक ये नया ट्रेंड चल गया है कि डेली हॉरोस्कोप देखने वाला। तो ये डेली हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन कितनी हद तक सही साबित होती है? बेसिकली जो डेली हॉरोस्कोप कैलकुलेशन से निकाला जाता है, वो चंद्रमा के ट्रांजिट से निकाला जाता है। तो चंद्रमा क्या है, एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहते हैं। तो 2.25 दिन बाद वो नेक्स्ट राशि में मूव हो जाते हैं। 27 दिन के अंदर वो प्रॉपर अपना एक राशि से चल के 12 राशियों को पूरा कवर कर लेते हैं। इस 27 दिन का महत्व जानते हैं आप क्या होता है? चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। 27 पत्नियां चंद्रमा की? हाँ, ये बड़ा बड़ा सोशल हो जाएगा। आप नहीं, ये है, अच्छा ये वेदों में लिखा है। अच्छा अच्छा और ये 27 पत्नियां कौन है? ये सारे नक्षत्र जो है, ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। अच्छा तो चंद्रमा जो है, इन 27 पत्नियों में से एक को बहुत प्रिय समझते थे, जिसका नाम है रोहिणी। 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 और इस रोहिणी को इतना प्रिय समझते थे कि चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा को सभी देवताओं ने ये श्राप दिया था कि तुम्हें सिर्फ एक पत्नी के साथ नहीं रहना, तुम्हें 27 की 27 पत्नियों के साथ रहना है। तो आप एक दिन एक पत्नी के साथ रहेंगे। ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन लोग इसको गलत मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको गलत भी यूज समझ सकते हैं, मल्टीपल अफेयर से समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी एक कारण था। दक्ष की 27 कन्या है, और 27 कन्याओं का विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ कराया। तो जब चंद्रमा को 27 कन्याएं प्राप्त हुई, तो जब उनका प्यार जो है वो रोहिणी से ज्यादा था, तो चंद्रमा जैसे ही रोहिणी में आते हैं, तो उस दिन चंद्रमा उच्च का हो जाता है। और ये बहुत ही मतलब रेयर मिलता है लोगों की हॉरोस्कोप में कि भाई चंद्रमा उच्च का हो जिनका। और जिनका चंद्रमा और सूर्य उच्च का होता है, वो लोग हाई लेवल पे होते हैं। मैंने तो उन्हें हाई लेवल पे ही देखा है। तो चंद्रमा जिनका हाई लेवल पे होता है। अगर हम बात करें कि इसी चंद्रमा से लोग डे बाय डे की प्रिडिक्शन निकालते हैं, जो फ्यूचर निकालते हैं, तो चंद्रमा का जैसे जैसे 27 नक्षत्रों में आगे आगे बढ़ेगा, तो लोग डेली बेसिस पे प्रिडिक्शन निकालते हैं। लोग मान सकते हैं, लेकिन मेरे 12-13 साल के ज्योतिष के करियर में इतने करोड़ों लोगों को 12 राशियों में हम विभाजित करना इम्पॉसिबल है। तो वो एक बेसिक आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि ये लाभ होगा, ये हानि होगी, आप जमीन जायदाद खरीदेंगे, एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। लेकिन सही प्रिडिक्शन देखने के लिए आपको उनके पर्सनल चार्ट को देखने की आवश्यकता मतलब वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते? वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। वो आपको एक जैसे एक मन, जैसे कि एक बेसिक एक आइडिया मिल गया कि क्या गोचर हो रहा है, क्या ट्रांजिट हो रहा है। वो नहीं होगा जो वहां आपने पढ़ लिया, वो नहीं होगा। आपके साथ कुछ और ही हो रहा होगा। तो जैसे लोग लव मैरिज में आजकल ज्यादा बिलीव करते हैं, अब लव मैरिज के टाइम पर उन्होंने अपने किसी तरह फैमिली को राजी कर लिया, तो उन्होंने कुंडली मिलाई दोनों लोगों की, तो उसमें निकला किसी की कुंडली में मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष समझ करके लोग, घर वाले डर गए उनके, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो शादी जो है वो फिजिबल होगी या नहीं? क्या कुंडली इसके बारे में कहती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। और एक वर्ड है अनऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, है ना? ये तो ये जो मांगलिक दोष है, इतना ज़्यादा बस चुका है, खास तौर से भारत में सभी लोगों के, मतलब डर भी है और लोग डरते भी हैं कि नहीं मंगल दोष की वजह से ऐसा हो जाएगा। हमने भारतीय विद्या भवन के अंदर बहुत अच्छा रिसर्च किया था इस पे, कि मतलब कैसे मंगल दोष की वजह से किसी की मैरिज खराब होती है, और किन्हीं कारणों से जब ये दोष निष्फल हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि कैंसिलेशन हो जाता है, उन कारणों में लोगों की मैरिज बचती भी है ना? तो मंगल जैसे मांगलिक दोष जो है सिर्फ मैरिज खराब नहीं करता। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मंगल जिसकी कुंडली में जैसे 7th हाउस में होता है, तो जैसे कि मंगल दोष के कुछ हाउस हैं
जहाँ पे मंगल होगा तो मंगल दोष होगा। बहुत से नए बच्चों को पता भी नहीं होता कि मांगलिक दोष क्या होता है। वो मेरे से पूछते हैं सर क्या होता है ये मंगल दोष। तो मंगल की जो जो नेचर है ना वो थोड़ा अग्रेशन है, मंगल के अंदर अग्रेशन है। और वैवाहिक जैसी स्थिति में जब अग्रेशन आता है तो कहीं ना कहीं विचार और भावनाएं नहीं मिलती, वहां पे आपके मतलब सोच विचार नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के कारण आप इस विवाह जैसी संस्था को तोड़ने का काम करेंगे। तो कौन कौन से हाउस हैं जिसमें मंगल दोष बनता है? पहला लगन, दूसरा चतुर्थ भाव, तीसरा सप्तम भाव, और आठवां भाव और 12वां भाव। इन भावों में यदि मंगल होता है तो मंगल दोष होता है ना। लेकिन यह मंगल दोष यदि एक वर्ड होता है असेंडेंट, जिसको हम राइजिंग साइन बोलते हैं, राशि अलग है और राइजिंग साइन अलग है। ये भी जान लें लोग कि ना, लोग को जब हम असेंडेंट की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप एरीज लगन के हैं, तुला लगन के हैं, वृषभ लगन के हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी राशि ये नहीं है। राशि एक अलग डिफरेंट थिंग है, लेकिन असेंडेंट जो राइजिंग साइन है वो एक अलग मतलब पैरामीटर है। तो राइजिंग साइन, अगर मान लो राइजिंग साइन की डिग्री राइजिंग साइन के अंश और मंगल के अंश बिल्कुल बराबर से हो, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है। इसको मतलब इस व्यक्ति को कम से कम मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ के विचार करना चाहिए। और यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष मतलब जो बन रहा है, लेकिन उसके लगन की डिग्री और मंगल की डिग्री थोड़ा सा दूर दूर है, तो वो थोड़ा सा मतलब उस दोष को हम ऐसे समझेंगे कि वो वीक है, तो उसमें कोई ज्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको नॉन मांगलिक से भी आप उसका विवाह करा सकते हैं। एक और बात है कि जैसे कि समान भावों में समान पीड़ा, जैसे मैंने भी बताया कि मंगल दोष कहाँ कहाँ होता है, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में। अगर इन्हीं भावों में लड़का या लड़की किसी की भी कुंडली में मंगल बैठा है और सेम सिमिलर लड़के की कुंडली में, ये लड़की की कुंडली में ये योग था, और लड़के की कुंडली में इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में शनि, सूर्य, राहु और केतु बैठे हैं, इनमें से कोई भी एक, तो क्या होता है कि समान भावों में समान पीड़ा होने के कारण उस दोस्त को कैंसिलेशन कर देते हैं, और कैंसिलेशन करने के बाद में वो मैरिज बिल्कुल हो सकती है। तो लोग शायद ये भूल रहे हैं, मंगल दोष से डरे नहीं, उसके कुछ कैंसिलेशन योग भी होते हैं, और जिसमें एक अच्छा खासा, अगर मान लो कोई एक दूसरे को समझते हैं, कोई परिवार समझता है, एक अच्छी खासी जो मैरिज होनी चाहिए थी वो मैरिज नहीं हो पाती रूढ़िवादी परंपरा के कारण। तो जैसा कि कई लोगों की शादी बहुत डिले होती है, उनकी उम्र काफी हो गई, शादी नहीं हो रही, तो क्या कुंडली में ऐसा कुछ भी योग होता है जिसके कारण ये सब चीजें होती हैं? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कि सबसे पहला कि जो शुभ ग्रह होते हैं ना, वो आपको समय पर सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मतलब प्रदान करते हैं। जैसे सप्तम भाव मैरिज का है, तो जब जब मैरिज के घर से शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा तो मैरिज अर्ली हो जाती है, जल्दी मैरिज हो जाती है। ये पहला प्रिंसिपल है। यदि अशुभ ग्रह होंगे जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, सिर्फ स्लो कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। ये तो उसके बाद एक और है कि जैसे कि डिले का कारण क्या बनता है कि जब सप्तम भाव का स्वामी 8th हाउस में जाता है, 8th हाउस क्या है, ऑब्स्टिकल्स का है। तो जनरली मैंने देखा कि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 8th हाउस में था, उनके या तो रिश्ते होते नहीं हैं, या उनको समझ में नहीं आते, या जब वो बात करते हैं लोगों से तो वो लोग जवाब नहीं देते। तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ योग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं डिले मैरिज को ले जाते हैं। एक और प्रिंसिपल है कि क्योंकि लोग आजकल करियर ओरिएंटेड ज्यादा हैं, ग्रहों ने तो अपना समय दे दिया उसे मैरिज के लिए, वो 23-24 साल में, 25 साल में मैरिज का योग बना के लेके आ गए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं अभी तो मुझे करियर में आगे बढ़ना है, और वो उस मैरिज के प्रपोजल को ना एक्सेप्ट करके वो अपने करियर को चुनते हैं। क्योंकि ग्रहों का संबंध बिल्कुल एक पर्टिकुलर एज पे वो अपने फल को देते ही हैं, हर लड़का लड़की को वो फल देते ही हैं, लेकिन हम अपने करियर की तरफ ध्यान देते हुए उस फल को इग्नोर कर देते हैं। उस समय हमारा आजकल के टाइम में क्या चल रहे होते हैं, अफेयर चल रहे होते हैं। तो वो अफेयर को ना करते हुए अगर यदि वो उस रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियसनेस होके अगर मैरिज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है डिले मैरिज और मैरिज के आगे योग ना होने के। सो थैंक यू सो मच। आज आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे उन क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन किया जो रियल लाइफ में लोगों के मन में, वो अपने करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को हमने
आपके थ्रू जानने की कोशिश करी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी टूल की इम्पोर्टेंस आपने समझाई. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड जेन्युइनली हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपके पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका मिला. अगर मैं अपनी ऑडियंस को, जो लोग मुझे देखेंगे, उनके लिए भी मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ. मैंने कुछ गलती की हो, त्रुटि की हो, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना. धन्यवाद.